महंगाई से हाहाकार, कई शहरों में पेट्रोल के दाम 120 के पार, राहुल गांधी बोले जेब कतरों से सावधान। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के लेकर जनता परेशान है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि रसोई गैस के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 120 के पार हो गई है। इन सब के बीच एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इसे लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा है कि जेब कतरों से सावधान। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर परोक्ष रूप से हमला किया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई बार मोदी सरकार को महंगाई को लेकर घेरा है। राहुल गांधी लगातार अपने ट्वीट और बयानों के जरिए केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। एक बार फिर आज उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत पर ट्वीट करते हुए लिखा है, जेब कतरों से सावधान, #टैक्स एक्सटॉर्शन। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक खबर भी शेयर की है, जिससे ये पता चलता है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज टैक्स से सरकार की कमाई बढ़ी है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उच्च स्तर पर रहने के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस महीने के पहले दिन सोमवार को लगातार छठवें दिन उबाल जारी रहा। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने इन दोनों की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 109.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.42 रुपये प्रति लीटर के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर में 31 दिनों में से 24 दिन इन दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और उस दौरान पेट्रोल 7.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल 8.30 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया था। आज को मिलाकर 25 दिनों में पेट्रोल 7.85 रुपये और डीजल 8.65 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता ने जिन्ना को बताया देश का गद्दार, कहा अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे भगवान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में आज वृंदावन पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। यूपी में माफिया राज है, किसान विरोधी सरकार है जिसने यूपी को बर्बाद कर दिया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और प्रियंका के नेतृत्व में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सभी जिलों में प्रतिज्ञा यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ है। प्रमोद कृष्णम ने ये भी कहा कि यूपी से जो सियासी दल या नेता योगी सरकार को उखाड़ने में साथ देगा, हम उसका स्वागत सम्मान करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव से हमारी बात चल रही है, वो कांग्रेस के संपर्क में है, बहुत जल्द बड़ा फैसला होगा। प्रमोद कृष्णम ने ये भी कहा कि अखिलेश यादव अपने चाचा का सम्मान करते तो ये दिन नहीं आते। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के डीएनए में है महिलाओं को कमजोर समझना, चिदम्बरम ने योगी को दी यह चुनौती। जी हाँ दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक टीवी इंटरव्यू में दिए बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पलटवार किया है। चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, कहा कि उन्होंने यूपी चुनाव में कांग्रेस की घोषणा का मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने महिलाओं और उनकी आकांक्षाओं का मजाक बनाया है। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया था कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी वारा ने कांग्रेस के उम्मीदवारों में 40% हिस्सेदारी महिलाओं को देने की घोषणा की है। इस पर योगी ने जवाब दिया था कि वे किसी महिला को अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, कांग्रेस रेत पर धान की रोपाई करना चाहती है। उन्होंने चुनौती दी कि कांग्रेस अपने विधायक आराधना मिश्रा मोना को पार्टी का अध्यक्ष बना दे। इस पर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी की इस घोषणा का मजाक नहीं उड़ाया कि यूपी चुनाव में कांग्रेस के 40% उम्मीदवार महिलाएं होंगी। उन्होंने महिलाओं और उनकी आकांक्षाओं का मजाक उड़ाया। महिलाओं पर पुरुषों की श्रेष्ठता का दावा करना भाजपा के डीएनए में है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने अपने ऐलान में कहा था कि मेरा बस चले तो 50% महिला उम्मीदवार उतार दूं। उन्होंने कहा था कि यूपी में कांग्रेस का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा था कि 40% टिकट का यह फैसला उन्नाव की उस बेटी के लिए है जिसे जलाकर मार दिया गया। यह हाथरस की उस रेप पीड़िता के लिए है जिसे न्याय नहीं मिला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली सस्ती कर चन्नी ने विपक्ष को दिया झटका, दाम में भी किया बम्पर इजाफा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज घोषणा की है कि पंजाब में बिजली दरों में 3 रुपये प्रति यूनिट की कटौती की गई है। नई दरें आज से ही लागू हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के मुफ्त बिजली के चुनावी वादे पर कटाक्ष करते हुए चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार के सर्वेक्षण से पता चलता है कि लोग सस्ती बिजली चाहते थे, न कि मुफ्त बिजली। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि इस कदम से पंजाब के 95% निवासियों को फायदा होगा। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई अन्य घोषणाएं भी की गईं। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और सभी दल राज्य में आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। चन्नी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते,
डीए में 11% की वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए 440 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। चन्नी ने कहा, पंजाबियों के लिए बिजली बिल एक प्रमुख मुद्दा है। यह पूरी तरह से अराजकता और गरीबी की ओर ले जाता है, जो आत्महत्या की ओर ले जाता है। हम इसे हल करने जा रहे हैं और इस बारे में आज की कैबिनेट में फैसला किया है। ग्राहकों को सस्ती दरों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति का वादा करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार जीवी के गोविंदवाल साहिब के साथ बिजली खरीद समझौते को समाप्त कर देगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर साधा निशाना। वे केवल धर्म की राजनीति करते हैं, उन्हें जनता की फिक्र नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री कहते हैं कि लोगों की आय भी बढ़ी है, इसलिए उन्हें बढ़ती कीमतों को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि केवल बीजेपी के लोगों की आय बढ़ी है, आम लोगों की नहीं, और इसलिए वे महंगाई की मार झेल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि आमदनी बढ़ी है, लेकिन आय जनता की नहीं, सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी है। ईंधन, रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं। वे गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं और केवल धर्म की राजनीति करते हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इसकी शुरुआत यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव में बीजेपी की हार से होने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह रविवार को कहा था कि आमदनी बढ़ रही है तो लोगों को महंगाई भी स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नागरिकों को हर चीज मुफ्त में नहीं दे सकती। पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सरकार को राजस्व मिलता है, जो अंततः विकास और जनहित की सरकारी योजनाओं में काम आती है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर यात्रा की आलोचना की थी। इसके साथ ही उनसे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को रणनीतिक रूप से टारगेट करने से रोकने की अपील भी की थी। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने अल्पसंख्यकों की रणनीतिक रूप से नियोजित सुरक्षा की मांग की, अच्छा किया, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने योगी पर साधा निशाना, पूछा यूपी में कैबिनेट स्तर की कोई महिला मंत्री क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की है कि पार्टी एक आम महिला को पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं कर रही है। कांग्रेस ने पलटकर उनसे सवाल किया कि राज्य में कैबिनेट स्तर की महिला मंत्री क्यों नहीं है। योगी ने कुछ दिनों पहले एक निजी मीडिया से बातचीत के दौरान पूछा था, कांग्रेस एक आम महिला को पार्टी प्रमुख के रूप में क्यों नहीं नियुक्त कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, योगी जी, आप महिलाओं को 40% टिकट देने के प्रियंका जी के फैसले से परेशान हैं। आपने संसद में भी महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया था। आपकी परिषद में कोई महिला कैबिनेट मंत्री नहीं है। आप चाहते हैं कि नारी शक्ति को नियंत्रित करें, बेहतर ढंग से अपनी मानसिकता बदलें। योगी की कैबिनेट में फिलहाल 3 स्वाति सिंह, गुलाब देवी और नीलिमा कटियार महिला मंत्री हैं। तीनों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सिंह महिला और बाल कल्याण के स्वतंत्र प्रभार के साथ MOS हैं। गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। नीलिमा कटियार उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश की आधी आबादी वाली महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर्स प्रोटेस्ट, गौरव टिकैत ने कही बड़ी बात, बोले सरकार हमें न छेड़े, हम शांति से बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसानों के ट्रैक्टर अलग अलग बॉर्डर पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि आंदोलन के 1 साल पूरे होने वाले दिन यानी 26 नवंबर तक मांग पूरी नहीं हुई तो अलग अलग गांव से 27 नवंबर को भारी संख्या में आंदोलन स्थलों पर ट्रैक्टर पहुंचेंगे और आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। अल्टीमेटम में ये भी कहा गया है कि किसान आंदोलन स्थल पर पक्के मकान बनाए जाएंगे। इससे आशंका ये है कि कहीं 26 जनवरी जैसा प्लान तो दोबारा किसान तैयार नहीं कर रहे हैं। इसी पूरे मामले को लौका ABP गंगा की टीम ने भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत से बात की है। गौरव टिकैत ने बातचीत के दौरान कहा कि सरकार कह रही है हमने रास्ते खोल दिए हैं, किसान का अधिकार है कि वो दिल्ली जा सकता है, लेकिन हम बिना बताए दिल्ली नहीं जाएंगे। गौरव ने कहा कि सरकार हमें न छेड़े, हम शांति से बैठे हैं, हम आगजनी और हिंसा नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते खोल दिए गए हैं तो हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सभी उत्साहित हैं और दिल्ली भी जाएंगे। बता दें कि हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि देश को आज़ाद कराने की लड़ाई 90 साल चली थी और किसानों की लड़ाई भी लंबी चलने वाली है। उन्होंने कहा था कि हमने किसानों के अनाज के लिए मंडियां ढूंढ ली हैं। हर जिले के थाने और DM के कार्यालय में अनाज को दफना आएंगे, वो स्थान सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वरुण गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा किसानों की पीड़ा बहुत बड़ी, उनकी बात सुनना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की पीड़ा को समझने के लिए बोलने से ज्यादा उनकी बात सुनना जरूरी है।
वरुण गांधी ने फसलों की बढ़ती लागत और किसानों को उनकी फसल का एमएसपी न मिलने समेत देश में बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई जैसे मुद्दों पर खुलकर केंद्र सरकार को घेरा। यही नहीं, वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पर सीधे कोर्ट के माध्यम से अधिकारियों को जेल भिजवाएंगे। वरुण ने साफ तौर पर कहा वो सरकार के सामने ऐसे मामलों में गिड़गिड़ाने वाले नहीं हैं। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में सोमवार को धान क्रय केंद्र पर किसानों के साथ हो रही ज्यादती पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने 3 बिंदुओं में भ्रष्टाचार के चक्र को न सिर्फ समझाया बल्कि अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि सबूतों के आधार पर वो कोर्ट जाएंगे और फिर अधिकारियों को जेल भिजवाएंगे। वरुण गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो सरकार के सामने किसानों के साथ हो रहे इस अत्याचार पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गिड़गिड़ाने नहीं जा रहे, बल्कि खुद कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बीते कुछ समय से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार केंद्र सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। सिर्फ किसानों के मुद्दों के लिए ही नहीं बल्कि लखीमपुर खीरी में हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के मामले में भी उन्होंने खुलकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का विरोध किया था। दरअसल वरुण गांधी की आक्रामकता को लेकर राजनीतिक खेमों में अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ चर्चाएं वरुण गांधी की कांग्रेस में शामिल होने की हैं, तो कुछ चर्चाएं वरुण गांधी की कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बड़ी कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेडी, किया विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। इस दौरान भुवनेश्वर की सड़कों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और बड़ी कीमतों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। दल ने कहा कि बीजेपी कभी भी इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेगी और जनहित में आवाज उठाएगी। बता दें कि सोमवार को हुई वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 109.69 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम 98.42 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। बीजेपी के नेताओं ने सोमवार को हुए इस प्रदर्शन की घोषणा शनिवार को की थी। पार्टी नेताओं ने कहा था कि आंदोलन के हिस्से के रूप में बीजेपी नेता और सदस्य रविवार को यहां राजभवन के सामने धरने पर बैठेंगे और राज्यपाल गणेशी लाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश सरकार की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने कहा था कि बीजेपी सोमवार को राज्य के सभी 147 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करेगी। बिहार के सीएम बने तेजस्वी तो जाओगे जेल, लालू छोड़ते नहीं, नीतीश बचा नहीं पाएंगे, ऑडियो वायरल। जी हां दोस्तों, जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी पर राजद के पक्ष में कुशेश्वर स्थान के एक वोटर को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मोबाइल पर बातचीत का 2 ऑडियो टेप जारी कर कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बताएं कि किसके पक्ष में सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। नीरज ने अपने ट्वीट में कहा कि राजद को जनता पर भरोसा नहीं है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता के मुताबिक ऑडियो की आवाज बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की है। वे पहले कुशेश्वर स्थान में बीडीओ थे, अभी गया के उप विकास आयुक्त के कार्यालय में सहायक परियोजना पदाधिकारी हैं। अधिकारी ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के वोटर रंजन को कहा कि वह अपने गांव के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भागीरथ को जदयू की तरफदारी करने से रोके। उसे बताए कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, लालू प्रसाद छोड़ते नहीं हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे बचाने नहीं आएंगे, 3 साल की सजा हो जाएगी। अधिकारी के मुताबिक जविप्र का दुकानदार भागीरथ वोटरों के बीच रुपया बांटता है, जदयू को वोट देने के लिए कहता है। बाद में अधिकारी ने भागीरथ से भी बातचीत की। हालांकि ऑडियो में भागीरथ अधिकारी को ही हड़का रहा है। वह कह रहा है कि जदयू उम्मीदवार अमन हजारी हमारा भाई है, आप राजद के लिए वोट मांगिए, हम अमन के लिए वोट मांगेंगे, हमें जविप्र दुकान की चिंता नहीं है, आप धमकी मत दीजिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। काले कृषि कानूनों का असर दिखेगा 2-4 साल बाद, सरसों के तेल का भाव पूछते हुए बोले लालू यादव। जी हां दोस्तों, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को सरसों के तेल का भाव पूछते हुए कृषि कानूनों के विपरीत प्रभावों को लेकर निशाना साधा है। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए पूछा कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं? इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, रुकिए, 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों बाद और अधिक समझ में आएगा। बता दें, अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में तेल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने फिर से राज्यों को कहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कीमतों में कमी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हितधारकों ने भंडारण क्षमता के 2 महीने से अधिक के स्टॉक को न रखने की सलाह दी है। हाल ही खाद्य सचिव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में माना कि एडिबल ऑयल की कीमत पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% से ज्यादा है। हालांकि उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों में एडिबल ऑयल्स की रिटेल कीमतों में कमी दर्ज की गई है। खाद्य सचिव ने प्याज, टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सीजनल कारणों को जिम्मेदार करार दिया है।
खाद्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में सबसे ज्यादा महंगा सरसों का तेल हुआ है। 21 अक्टूबर 2020 को सरसों तेल की औसत रिटेल कीमत देश में 128.96 लीटर थी, जो 21 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 185.88 लीटर पहुंच गई, यानी 44.14% महंगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में दलित छात्रों के छात्रवृत्ति फंड से बनवाई गई सड़कें और अस्पताल, पैसों की कमी का हवाला देकर स्कॉलरशिप से सरकार करती रही इनकार। जी हां दोस्तों, बिहार में छात्रवृत्ति फंड को डाइवर्ट कर सड़क, तटबंध, मेडिकल कॉलेज और सरकारी बिल्डिंग बनाने का मामला सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 2018 या 2019 में नीतीश सरकार ने इन पैसे का उपयोग सरकारी कामों के लिए किया और छात्रों को फंड की कमी का हवाला देते हुए स्कॉलरशिप नहीं दी गई। बिहार सरकार ने 2018 या 19 में छात्रवृत्ति फंड में से 8,800 करोड़ रुपए से अधिक का फंड डाइवर्ट किया गया था। कैग की रिपोर्ट से इस डाइवर्जन का पता चला है। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी। वेबसाइट में गड़बड़ी का हवाला देकर कई सालों तक स्कॉलरशिप का आवेदन ही नहीं भरा गया था। वास्तव में बिहार के अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 6 साल के लिए इस छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान, नहीं लड़ेंगे यूपी का विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वो छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल रालोद के बीच गठबंधन के बाद सीटों पर अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। चुनाव में चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया PSPL को साथ लेने की संभावना पर अखिलेश ने कहा, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, उन्हें और उनके लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले हरदोई में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर युवा सोच को न समझ पाने का तंज कसते हुए रविवार को कहा कि जो आज के युग में लैपटॉप और मोबाइल फोन भी चलाना न जाने, वे युवाओं के हित की बात कैसे समझेंगे। अखिलेश ने यहां समाजवादी विजय रथ के दूसरे चरण की यात्रा का आगाज करते हुए कहा, युवा ही इस देश का भविष्य है और युवाओं के मन की बात युवा सोच वाले लोग ही समझ सकते हैं। उन्होंने कटाक्ष किया, अभी तक तो हम यह जानते थे कि हमारे मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन अभी एक अधिकारी ने बताया कि वो मोबाइल भी चलाना नहीं जानते हैं। जरा सोचो, जो आज के जमाने में मोबाइल और लैपटॉप नहीं चला पाए, वो नौजवानों की बात क्या समझेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जाट वोटों का है वेस्ट यूपी की 51 सीटों पर दबदबा, प्रियंका जयंत की मुलाकात क्या बदलेगी समीकरण। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल और नेता की छोटी बड़ी हर गतिविधि सुर्खियां बटोर रही है। उनके राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर रालोद के जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी के बीच मुलाकात हुई तो पश्चिमी यूपी के समीकरणों को लेकर नए सिरे से चर्चाएं तेज हो गईं। पश्चिम यूपी के 15 जिलों की कुल 71 में से 51 सीटों पर जाट वोटों का दबदबा है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद भाजपा को जाट वोटों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 71 में से 52 सीटें जीत ली थी, जबकि किसी जमाने में जाटों की रहनुमाई के लिए जानी जाने वाली रालोद के हाथ सिर्फ एक सीट बागपत जिले की छपरौली ही आई थी। रालोद वेस्ट यूपी में अपनी मजबूत पकड़ होने का दावा हमेशा से करती रही है। इसी दावे के साथ 2017 के चुनाव में पार्टी ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 284 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन हालत ये रही कि एक सीट पर जीते पार्टी विधायक सहेंद्र सिंह ने भी बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी में सपा, बसपा और निर्दल उम्मीदवार को भाजपा से बची 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी कांग्रेस के हाथ कोई सीट नहीं आई थी। जाहिर 2017 का चुनाव वेस्ट यूपी में भाजपा की जड़ें गहरी कर गया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। भाजपा जहां किसानों की नाराजगी और जाट वोटों के कटने के अंदेशे के चलते छोटी छोटी जातियों को सहेजने के विकल्प पर काम कर रही है, वहीं सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद भी अपने अपने समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे हैं।